एक व्यक्ति कांग्रेस छोड़ता है, बीजेपी छोड़ता है, तो सारी पार्टी को जेब में डाल के ले जाएगा। हम हारे नहीं हैं, हमारे में जीत की इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस हारी है, और राहुल गांधी जी को इस परिस्थिति को देखकर हाथ मिलवाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या वो इम्पोर्टेंट भी हैं क्या? संगठन का निर्माण करना कुलदीप शर्मा का काम थोड़ी था। आप लोगों को बुलाकर, सुबह बुलाकर शाम तक बैठाकर उनको इंटरव्यू दे, उनको होप भी दे रहे थे क्या? जो पदों पर बैठा होगा मीडिया तो उसी से सवाल पूछेगा। तो आज इतना बड़ा नेता कौन हो गया? कांग्रेस से बड़ा कौन है? नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। अब आप ITV नेटवर्क देख रहे हैं और ITV नेटवर्क पर एक ऐसा मंथन आज हम करने की कोशिश करेंगे जिसके पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं इंतजार भी रहता है और उसकी चर्चा भी है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। और मेरा सवाल भी सीधा ये है कि उनकी जीत से ज़्यादा कांग्रेस की हार की चर्चा है और हार पे मंथन को लोग आज भी देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो पहला सीधा सिंपल सवाल, कांग्रेस हारी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस हारी है। कांग्रेस तब हारती जब बीजेपी को 48% वोट मिलता और हमें 39 मिलता। बीजेपी को भी 39% मिला है और उससे थोड़ा कम हमें मिला। बीजेपी नंबर गेम में आगे रही, उनके 47 MLA उसी परसेंटेज से बने और उसी परसेंटेज से हमारे 37 बने। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस हारी है, मैं ये मान सकता हूं चेहरे हारे हैं, व्यक्ति हारे हैं, स्ट्रेटजी हारी है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को स्वीकार न करने की शक्ति जो है वो हारती है। हमने कहाँ गलती की, इस पर चर्चा करने के लिए आज तक पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना। सिर्फ हार के कारणों को जानने के लिए हारे हुए लोगों से बातचीत की। जो हार गए हैं उनसे आप बातचीत कर रहे हो, लेकिन उन कार्यकर्ताओं से हजारों लोगों से बात करें, उन लाखों करोड़ों लोगों से बात करें जो आज कांग्रेस की हार से न केवल चिंतित है, निरुत्साहित है, बल्कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़के भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस बनाना पाए। एंटी इनकम्बेंसी इस कदर की कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बदल रही है और हम कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। तो इसमें जीतने की इच्छा शक्ति कहां थी? कांग्रेस लैक्ड द विल टू विन। आप जीतना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, इस बात का निर्णय होना चाहिए। और जब आप जीतना चाहते हैं तो आप बैठकर सामूहिक चर्चा करते हैं। हमारी पार्टी में को बैठकर सामूहिक चर्चा नहीं। पार्टी के प्रभारी अवकाश पर चले गए। उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें सामंजस्य बैठाएं, ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करें जी। और स्ट्रेटजी के निर्माण में सबको इकट्ठा सिर जोड़कर बात करें। वो कहाँ थे? वॉज टोटली मिसिंग। तो आप ये पूछ रहे हैं क्यों आ रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, हम हारे नहीं हैं, हमारे में जीत की इच्छा शक्ति नहीं थी। थोड़ा सा लिटिल मोर एफर्ट अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक स्वरूप को लेकर, पार्टी के संगठन को लेकर चलते, संगठन का ना होना कोई आज का चर्चा का विषय नहीं है। इस चुनाव के बाद चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा। हमारा संगठन 15 साल से नहीं है। और क्यों नहीं है?
इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? मैं आप ही का एक इंटरव्यू याद कर रहा हूं, मैंने ही आपके साथ एक इंटरव्यू किया था लोकसभा चुनाव के बाद, और आपसे बड़े बेबाक अंदाज में आप बात करते हैं। वहां भी आपने कहा था कि भाई 5 सीट आ तो गई हैं, बट डोंट फील टू मच, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैक्टर, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी में एक तरह से जो संगठन नहीं था। आप तो सर्जरी की भी बात करते हैं, तो सर्जरी की बात में तो जो भी पद पर बैठे हुए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष साहब हों, आपके प्रभारी साहब हों, उनको भी बदलना पड़ेगा, और जिन हाथों में कमान थी वहां भी बदलना पड़ेगा। सर्जरी लेवल पे जाना है तो देखिए, पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी की और कांग्रेस की सीटें भी बराबर थी, परसेंटेज ऑफ वोट्स भी बराबर थे, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जीत, वो 44 पे जीते थे, हम 46 पे जीते। एक सीट पर हम 2 वोटों से ज़्यादा जीते, ऑलमोस्ट 45। उसी टाइम कांग्रेस, बीजेपी ने ये प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी कि हाउ टू विन द असेंबली इलेक्शन, और कांग्रेस इस आत्म संतुष्टि के साथ आगे बढ़ती रही। हम 5 जीत गए हैं, और हरियाणा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये तो बहुत बड़ी जीत की ओर हमें ले जाएगी। इस आत्म संतुष्टि ने, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस कंप्लेसेंसी ने हमें कहीं ना कहीं उन तैयारियों की तरफ, जो हमें ये सोचकर करनी चाहिए थी कि हम रेजर्स एज पे थे, वी वर वेरी क्लोज, बराबर की फाइट थी, उसको जीतने की ओर ले जाए। जीतने की ओर कैसे धकेला जाए। एंटी इनकम्बेंसी जो गवर्नमेंट की थी, बीजेपी, उसको वोटों में ट्रांसलेट करने के लिए आप नहीं कर पाए। जो, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ और लोग भी आ रहे हैं, और सरकार नहीं बनी है तो सारी कांग्रेस आ रही है ना। देखो, एक जीत गया है, एमएलए बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपकी पार्टी हारती है तो सभी हार, और सभी को सामूहिक रूप से आज इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यस, हम कलेक्टिवली काम नहीं कर पाए। आप तो बोल्ड हैं, कुलदीप शर्मा जी तो बोल्ड हैं कि कलेक्टिव जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन मैं तो साफ कह रहा हूं कैमरे के सामने, यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। ये एनजीओ वाली बात तो आपने कही। अब प्रदेश अध्यक्ष साहब भी जो हैं, उदयभान साहब का एक इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से बना के दे दी थी सारी फाइल, और सारा संगठन हमने पेपर पे लिख के दे दिया था, ये प्रभारी साहब को नहीं देना था। अब प्रभारी साहब के ऊपर इस तरह के आरोप लगते थे कि वन साइडेड ज्यादा चल रहे हैं। पूरा हरियाणा मैं भी कवर करता हूं, वोटों के वितरण का भी मैंने कवर किया। उस समय ही एक जो गुट था कहीं ना कहीं कांग्रेस का, ये कहता था कि प्रभारी साहब तो एक जगह ज्यादा मैनेज होकर चल रहे हैं, दूसरी जगह को देख ही नहीं रहे हैं। और वही अब प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि भाई प्रभारी साहब को तो हमने लिस्ट दे दी थी, संगठन नहीं बना तो प्रभारी का नहीं, दम पे नहीं बना। ठीक है, इस प्रभारी ने नहीं बनाया, इससे पिछला भी एक प्रभारी था, और उससे पीछे भी एक प्रदेश अध्यक्ष था, और उससे पहले भी एक प्रभारी था, और उससे पहले भी एक प्रदेश अध्यक्ष था। तब क्यों नहीं बने? आप एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और प्रदेश के अध्यक्ष इस जिम्मेदारी से बच के निकलना चाहते हैं, या इससे पहले के अध्यक्ष या उससे पहले के अध्यक्ष। संगठन का निर्माण करना कुलदीप शर्मा का काम थोड़ी था, जिसका काम था उसने नहीं किया ना। ये ब्लेम गेम देना, ये शिफ्टिंग करना, जो पदों पर बैठा होगा मीडिया तो उसी से सवाल पूछेगा। निश्चित रूप से हम तो किसी पद पे थे नहीं। हाँ। जिस पद पर थे, हाँ। उदयभान जी, संगठन के निर्माण की जिम्मेदारी उनकी भी थी, प्रभारी की भी थी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की भी थी, जिसने मेडल करके हम 3 इलेक्शन बिना संगठन के लड़ रहे हैं। ये मतलब कितनी बार जगाना पड़ता है। मैंने तो हमेशा कहा था इस बात, हर चुनाव के बाद कहा था, लेट्स, अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख पर काम कर रही है, उनके प्रकोष्ठ हैं, उनके मोर्चे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, कितने मोर्चे हैं। हमारा क्या 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 किसी मोर्चा अध्यक्ष को तनख्वाह देनी पड़ती है क्या? अपॉइंटमेंट होती है, सिर्फ चिट्ठी देनी पड़ती है।
और उस चिट्ठी को लेकर वो आपको कितना गौरवान्वित महसूस करता है। अपनी गाड़ी चलाता, अपना तेल फूकता है, पार्टी के लिए काम करता है। आपने एक बिना तनख्वाह की फौज को घर पे बिठा दिया। आप 40 प्रकोष्ठ हैं, प्रत्येक प्रकोष्ठ में काम किया जा सकता था। प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर 40-40, 50-50, 100-100 का ग्रुप, जैसे ब्लॉक कांग्रेस है 200 से ऊपर, उनमें हो सकता था। तो ये सब आज इस जिम्मेदारी से कोई आदमी ये कहे कि भी हमने तो दे दिया था। सर हार है तो फिर रार भी होगी, और रार तो कांग्रेस में किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा की अगर खास तौर से बात होती है, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कलेक्टिवली ना लड़ पाना, गुटों में बटे रहना। अब आप भले ही मुझसे मना कर दो, मैं आपकी बात मान भी लूंगा, लेकिन ये पूरा हरियाणा जानता है कि टुकड़ों में कांग्रेस जरूर लड़ रही थी। 12 दिन तक कोई प्रचार नहीं कर रहा है। एक जगह जो रोहतक की बेल्ट हो, सोनीपत की बेल्ट हो, बाकी जगह वहाँ कुछ चेहरे जा रहे हैं, सिरसा साइड कोई नहीं जा रहा है, तो कैथल साइड कोई नहीं जा रहा है। ये एक जो डिवाइड पिक्चर नजर आई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रही। इसको रोकना किसका काम था, किसको इसको कमान देनी थी, ये कितना बड़ा कारण आप समझते हैं इस पूरे चुनाव में? ये आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। जो कुछ आप कह रहे हैं उससे सहमत हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। तो मैं सहमति प्रकट कर रहा हूँ। डिवाइडेड पिक्चर एक गई। डिवाइडेड पिक्चर थी। वी वर नॉट ए कलेक्टिव हाउस। कहीं ना कहीं अपने आप को कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा, ये बताइए मुझे कि कांग्रेस में एक फेस हुआ करते थे, यहाँ इसी कांग्रेस में एग्जिस्ट करते थे भजन लाल जी, पंडित चिरंजी लाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वीरेंद्र सिंह जी, कुमारी शैलजा जी, बढ़ाना जी, कृपाराम पूनिया जी, और भी कई नाम लिए जा सकते। सभी लोग थे और सभी बड़े नेता थे। कई बार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे, कई बार मिनिस्टर्स रहे। तो सब इकट्ठे रहे कि नहीं रहे? तो आज इतना बड़ा नेता कौन हो गया? कांग्रेस से बड़ा कौन है? हु इज बिगर देन कांग्रेस? अगर कांग्रेस किसी को अध्यक्ष बनाती है, एक जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में देती है, वो कांग्रेस की दी उस जिम्मेदारी से बड़ा बन गया है। स्वयं में बड़ा होना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग यहाँ दिल्ली की जो राजनीति है उसको हमारे से बेहतर जानते हैं, और उस बेहतर जानकारी का बहुत उनको लाभ हो रहा है। जमीनी स्तर पर व्हाट मैसेज आर यू गिविंग? आपने क्यों जो हमारी कास्ट लीडरशिप्स थी, रियलिटी है कास्ट लीडरशिप्स हुआ, उनको डिमोलिश करके रख दिया। बैकवर्ड क्लासेस में विच आर द फेसेस इन कांग्रेस, बहुत फेसेस हुआ करते, वैश्य कम्युनिटीज के फेसेस थे, ब्राह्मण्स थे, इवन पंजाबीज थे, बड़े बड़े फेसेस रहे। 8-8, 10-10 तक पंजाबी मिनिस्टर रहे। कांग्रेस में बड़े बड़े हरिजन चेहरे रहे। आज वो चेहरे इसलिए बड़े हैं कि उनको दिल्ली का आशीर्वाद है। जमीन पर कहाँ है? जमीन पर आशीर्वाद प्राप्त करना, लोगों का प्राप्त विश्वास करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो मुझे तो समझ नहीं आई, ना मैं इस राजनीति में कभी पढ़ा हूँ जी, कि एक दिल्ली में महत्वपूर्ण होते हैं लोग, एक हरियाणा में महत्वपूर्ण होते हैं। एक लुटियंस के चक्कर लगाते हैं, एक हरियाणा के चक्कर लगाते हैं। हाँ। मैं उसको परिभाषित कर देता हूँ। तो लुटियंस के चक्कर वाले तो हरियाणा के चक्कर में तो ऐसे गोल घूम गए, 37 पर कहानी आके अटक गई। अब सर आगे की बात करते हैं। आपका अनुभव, आपकी बेबाकी, अनुभव तो ठीक है बहुत लीडर्स में है, लेकिन कोई सामने आकर बोलेगा नहीं। तो आपकी बेबाकी क्या कहती है? क्या एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है, या कांग्रेस में दम नहीं बचा है? अगर दम बचा है तो आगे कैसे चलना होगा? क्योंकि यहाँ तक की तो बात हो गई, अब बात तो फ्यूचर की। और ये तंज भाजपा वाले लगातार कस रहे हैं कि भाई कैसी कांग्रेस है, 37 विधायक आगे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना जा रहा इनसे, सेशन की तैयारियां हो रही हैं। पहला भाग तो ये है कि कांग्रेस का जो जमीनी नेतृत्व है
बहुत लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को 39% वोट लेने में, पार्लियामेंट में 45-46% वोट लेने में कांग्रेस की मदद की। उन लोगों को क्यों इग्नोर किया गया? उनके साथ सामंजस्य क्यों ना बैठाया गया? एक बड़ी इंग्लिश की कहावत है, इम्पोर्टेंट इज ही टू हुम द इम्पोर्टेंस इज गिवन। तो यहाँ पर जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या वो इम्पोर्टेंट भी हैं क्या? ये एक प्रश्न है। तो ज़मीनी स्तर पर इम्पोर्टेंट है क्या? अरे डिवाइड करके रख दिया। आज हमारा एक बहुत बड़ा समर्थक वक्त जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आया था, किसान, coupled with combination of the हरिजन्स, शेड्यूल कास्ट, वो डिमोलिश हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रेटजी से काम किया, इंडिपेंडेंट लोगों को खड़ा करके उनको अच्छी तरह मदद की। आई डोंट वांट टू यूज़ कि किस तरीके की मदद की, लेकिन उनकी मदद की ताकि किसान डिवाइड हो, और हो गया, हुआ भी, दे वर सक्सेसफुल। सेकेंडली, जो एससी और डीएससी में किया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को फॉलो करके ये कहा कि हम इसको लागू करें, उससे एक विशेष वर्ग जो था उसने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। वी कुड नॉट हैंडल दिस इशू, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपनी गलतियों से सीखना बुद्धिमान व्यक्ति सीखा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वैसे तो गलती किया नहीं करता, गलती को पहले एहसास ले लिया। अब कई लोग कहेंगे कुलदीप शर्मा तो खुद हारा हुआ है, और मैंने पहले ही कहा था कुलदीप शर्मा नहीं हारा है, कांग्रेस हारी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। दो बस से कंपेयर करता हूँ। एक बस थी भाजपा की जो तमाम चीज़ें कर रही थी, उसमें कभी ग्रीसिंग लगा रही थी, ऑयलिंग लगा रही थी, कभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का फ़ायदा, कभी किसान डिवाइड करने वाली बात की, साम दाम दंड भेद वाली जो बात आती है, एक अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, मैनेजमेंट के शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बस बराबर में मनी आप कर सकते हैं सर। एक बस थी कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस की बस के पीछे जो रेड लाइट होती है या जो लाइट है, आगे फॉग होते हैं, पीछे को मिरर देखने का होता है, सब जगह पट्टी बंधी हुई थी या कोई ड्राइवर ही नहीं था उस बस पर? तो वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? बहुत दिल में दर्द है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि ड्राइवर की गलती थी, कंडक्टर की गलती थी, आगे की लाइट फ्यूज थी या पीछे की रेड लाइट, ब्रेक लाइट्स थी, नहीं थी। ये बस चलाने से पहले देखते हैं कि बाद में? हम तो मंथन बाद में करेंगे। जो बस को चला रहा है ड्राइवर, वो ब्रेक पहले चेक करेगा, लाइट चेक करेगा, आगे पीछे देखेगा, टायरों में हवा ठीक है कि नहीं है। ये देखने का काम उसका नहीं है, कंडक्टर का काम नहीं है। जो ड्राइविंग सीट पे जाहिर बात है उसकी रख रखाव उसका उसने रन करनी है ना। हाँ हाँ। तो बीजेपी तो अपनी बस को चला रही थी चेक कर, तो टायरों में ठीक है हवा, ड्राइवर सही परिस्थिति में मानसिक में। जब ड्राइवर लगा कि कहीं ना कहीं धुंधला हो जाएगा, दिखने लगेगा, चेंज कर दिया उन्होंने ड्राइवर। देखिए, यस, पार्लियामेंट में से पहले किया। हाँ। और अमित शाह जी आए, ही केम विद ए स्पेसिफिक डिक्लेरेशन कि हमारा अगला मुख्यमंत्री सैनी होगा। हाँ, बोल के गए, सैनी बोल के गए, और खुद आके इसको बनवा के गए। हाँ, ये भी मैसेज दे के गए। अमित शाह जी कभी नहीं गए एज ऑब्जर्वर, और लेकिन आके खुद किया। हमारे प्रभारी जी तो भगवान, वो थोड़ा बीमार है, हमें बड़ा चिंता है उनकी। जैसा उनका बयान आया था कि ही इज़ नॉट वेल। रिज़ाइन का ऑफ़र कर रहे हैं अब हार के बाद, वो जो मेरे पता चला, मेरी जो खबर है उसके हिसाब से खुद उन्होंने ऑफ़र किया अपनी सब कुछ लुटा के होश में आओ। अरे भाई, प्रभारी जी, कांग्रेस पार्टी है, 125-150 साल का इतिहास है। एनजीओ वाला क्या था एक एंगल? आप एनजीओ ही है। कैसे सर? वो ही वाज नॉट रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? कांग्रेस को नहीं रन कर रहे थे। ही डज नॉट, ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांग्रेस अफेयर्स। ही वाज रनिंग इट लाइक एन एनजीओ। हाउ?
इंटरव्यूज ले रहे थे, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये बताइए, अब प्रभारी जी जब इस्तीफा दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो स्वीकार ही कर रहे हैं ना मेरी गलती है। तो आप मेरे से उनको और क्यों गलत साबित कराना चाहते हैं? नहीं, इस बात की चर्चा थी कि इतने ज़्यादा आप लोगों ने आवेदन मंगवा लिए हैं कि उन आवेदनों के जिनको नहीं मिलेगा उनकी संतुष्टि नहीं होगी, वो विरोधी बन के खड़े हो जाएंगे। ये चीज़ का तो पहले कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि इतने ज़्यादा। आप बताएंगे? आप एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सवाल पूछ रहे हैं। 2580 आवेदन लेकर, उनसे 20-20 हज़ार रुपये फीस लेकर आपने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी। 90 को दिए है ना टिकट, तो 2490 को नहीं दिए। वो 2490 लोग जो आपकी रैलीज में जाते थे, चाहे कोई 5 गाड़ी ले जाते थे, कोई 100 बस लेके जाते थे, वो इस महत्वाकांक्षा के साथ तो आगे बढ़ रहे थे कि हम टिकट लेंगे, हम लड़ेंगे। फिर उनके इंटरव्यू ले रहे हो आप, उनकी एक और भावना को जगा रहे हो। यहाँ लुटियंस में हो रहे थे, मैंने देखे हैं इस चीज़ के, कई लंबी लंबी कतार लग रही थी। पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे तो बहुत विरोधियों की फौज खड़ी हो गई। आप इंटरव्यू लेकर कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हमने सर्वेक्षण कराए हैं। आपके सर्वेक्षण कराए हैं या आपने इंटरव्यूज लिए हैं? व्हाट इज द आइडिया ऑफ इट? मैं कांग्रेस में इतने साल से एक्टिव हूँ, तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। हमने तो सुना नहीं आज तक कि कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो। तो व्हाट वाज दिस? एनजीओ क्या कर रहे थे आप? लोगों को बुलाकर, सुबह बुलाकर शाम तक बैठाकर उनको इंटरव्यू दे, उनको होप भी दे रहे थे क्या? वो जब वापस गए तो वो जैसे अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हार कर मराठों की फौज बिखर गई थी, बिखर गए। मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, क्या आपने, मतलब कांग्रेस ने खुद ही बागियों की फौज इकट्ठी नहीं कर ली थी चुनाव की अनाउंसमेंट होती हुई? सेल्फ गोल। लोग आपको लाना चाह रहे थे, लोग कांग्रेस को लाना चाह रहे थे, और कांग्रेस जीत से दूर भाग रही थी। आला कमान का जिक्र कर लेते हैं। 2 सवाल मेरे बाकी हैं आखिरी इस इंटरव्यू के इस दौर में। आला कमान में आपके बड़े लीडर्स आए, रैलियां हुई और एक मंच पर ऐसे तस्वीरें, दोनों हाथ मिलवाए गए। जो 2 धड़े हैं हुड्डा साहब के, शैलजा मैडम के, वो मिलवाए भी गए, उसका भी मैसेज नहीं गया। आसन से भी जीत का नतीजा अच्छा नहीं आया, बाकी जगह से भी नहीं आया। वो जो आला कमान पिक्चर में आना था वो लेट आया, या फिर आने में इतनी देरी हो गई कि उससे पहले डैमेज हो चुका था? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत लंबे समय से मैं कांग्रेस में देख रहा हूँ कि आला कमान का जो वर्चस्व कांग्रेस में रहता था, प्रीत और भय, समर्पण, आकर्षण जो आला कमान का रहता था, इस चुनाव में नहीं दिख रहा था। कांग्रेस देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने यात्राएं की, संघर्ष किया, आज पार्टी को आप 100 के नज़दीक ले गए। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका जी की, शी इज़ ए वेरी गुड कम्युनिकेटर, कनेक्ट बड़ा बहुत फास्ट करते हैं। अब हमारे जो लीडर्स हैं, अगर 54 से 100 पर राहुल गांधी लेकर गए कांग्रेस को, तो इस चीज़ का लाभ आप हरियाणा में क्यों नहीं उठा पाए? इसलिए नहीं उठा पाए कि आप आपस में तो झगड़े हुए हैं, आपस में तो एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और राहुल गांधी जी को इस परिस्थिति को देखकर हाथ मिलवाने पड़ रहे हैं ताकि लोगों में मैसेज जाए। लोगों में तो ये मैसेज था ऑलरेडी कि राहुल गांधी जी तो हाथ मिलवा गए,
लेकिन दिल तो नहीं मिले। दिल तो नहीं मिले, तो ये बात फिर दिलों में उतरती चलेगी। एक आखिरी सवाल, अब राहुल गांधी साहब का जिक्र आपने कर दिया, तो वो एक बात और कह रहे हैं, भाजपा पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, शायद झारखंड का, महाराष्ट्र का, आज का ही कल की उनकी रैलियों की एक चर्चा है कि भाई हरियाणा में उदाहरण दिया उन्होंने कि जाट वर्सेस नॉन जाट करा दिया, बाकी राज्यों में भी ऐसे करते हैं और भाजपा इस नीति में कामयाब हो जाती है। क्या हरियाणा में ऐसा हुआ? क्योंकि राहुल गांधी साहब ने ये जिक्र किया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही थी, इसको रोकने का काम किसका था? इस आचरण से और इस विचार से अगर हम काम करते, ये तो क्लियर था बीजेपी का गेम। वो इस डिवाइड को, जिसकी चर्चा राहुल जी ने की है, उसको प्रमोट कर रहे थे। और वो कोई इस बारे में वो कोई वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा रहे। कोई वो जब ये बात करते हैं बटेंगे कटेंगे या देश में एक हो जाओ, ये हो जाओ, वो जब बातें करते हैं वो एक क्लियर स्ट्रेटजी से कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं लोगों को कि नहीं, हम सबको इकट्ठे रहकर आगे बढ़ना है। हरियाणा तब आगे बढ़ेगा जब हर गांव, हर कम्युनिटी, हर वर्ग के लोग एक हो जाएं। या बीजेपी से छुटकारा जब मिलेगा जब एक संगठित समाज, जो कांग्रेस की हमेशा संरचना, अब क्या है, पॉलिटिकल आइडिया है मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटी में कौन लोग हैं हरियाणा में? जो मेजॉरिटी में लोग हैं उन पर तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो राहुल गांधी ने क्या गलत काम किया? कुछ नहीं गलत काम। एक जिक्र इसका भी आया था कि मामून खान साहब हो, मोहम्मद इजराइल साहब हो, हालांकि वो केस बाद में झूठा निकला, उस तरफ की जो आवाज़ निकली, जिसको मेवात का हिस्सा कहा जाता है, कि वहाँ तो ठीक है 3 सीट उसके साथ लगती हुई है, 3 भी आप जीत गए, लेकिन उस तरह के जो भाषण, स्पीच वहाँ हुए, उसका नुकसान बाकी जगह हुआ, ये कैप्टन अजय सिंह यादव साहब ने कहा है। ये देखिए, कैप्टन अजय यादव हमारे से बहुत बड़े आदमी हैं, देश के नेता हैं, हम तो प्रदेश शक्ति में तो रहते हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी मोर्चा में नाम का हूँ खाली। वो तो अपनी परिस्थिति को पहचान लिया उन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देयर शुड बी ए लेटर ऑफ थैंक्स टू हिम। जब वो ये कह रहे हैं मेरे कहने से कुछ होता नहीं है यार, मैं तो यहाँ पर एक तो ऐसी परिस्थिति में, इस ऐसी मानसिक परिस्थिति में आप क्यों रह रहे हो? जब आप जानते हो कि आप टिटुलर हेड हैं, देन व्हाई आर यू सफरिंग दैट पॉसिबिलिटी? आप उससे बाहर क्यों नहीं निकलते? कैप्टन अजय यादव 6 बार विधायक रहे हैं, उनका बेटा भी रहा है, उनके पिताजी भी रहे, 3rd जनरेशन कांग्रेसमैन है। उनको कांग्रेस की चिंता है, उसमें कोई शक नहीं, और वो अपने ढंग से उन चिंताओं को कह देते हैं। कभी कभी आउटस्पोकन भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक इंडिविजुअल का, मैं कह रहा हूँ, फिर नहीं। वो मैसेज जो चला, मैं पूछ रहा था मेवात से। There is an industry called social media, WhatsApp यूनिवर्सिटी है। भारतीय जनता पार्टी इसमें हमारे से कहीं आगे है, एक्सेप्ट करो। They have got better players than us। और मोमन खान ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि मोमन खान ने ये कहा, जो शायद उसने कहा भी नहीं। जो उसने नहीं कहा वो लोगों को आप ये समझाने में कामयाब हो गए कि इसने ये कहा है मोमन खान ने। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कहाँ से निकलना था? कौन सी मशीनरी थी आपके पास? तो एक मैसेज वहाँ से निकल रहा था। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म की जो आइडिया पर काम हो रहा है देश में, और माइनॉरिटी को एक बड़े तरीके से 20 करोड़ लोगों से 120 करोड़ लोगों को डराया जा रहा है। इस मैसेज को, इस बात को लोगों को समझाएं, वो काम तो नहीं हो रहा है, बल्कि उस काम को तो बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है
कि केवल एक फैक्टर नहीं था, किसने क्या कह दिया। जैसे मेरे बारे में कहा गया कि मैंने कहा कि 2 लाख नौकरी देंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ कि हम 2 लाख नौकरी देते। जब हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के 7.7 गारंटियों में लिखा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो बीजेपी ने उसको क्या ट्विस्ट किया? ये और लोगों ने भी कहा 2 लाख नौकरी, बारे गोगी ने कहा है, गोगी, नीरज शर्मा, इवन उदयभान प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई 2 लाख नौकरी देंगे। हम तो लिखित गारंटी दे रहे हैं 2 लाख नौकरियों की, इसमें गलत क्या था? बीजेपी ने इसको ट्विस्ट कैसे किया? प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया एंड वी कुड नॉट हैंडल इट। कौन करता, किसकी जिम्मेवारी थी इन सब चीजों को हैंडल करने की? वेयर इज योर मैनेजमेंट? मतलब कांग्रेस की मैनेजमेंट कहाँ थी? दे वर स्लीपिंग द टाइम। लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, दे वर स्लीपिंग द टाइम। उन लोगों की जिम्मेदारी है कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ जवाब देना है। मैं अपना चुनाव लड़ूंगा, इनके जवाब दूँ? नहीं, मैं सर वही एक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा ने तमाम चीज़ें की, उनके पास एक मैनेजमेंट था, वही जो मैनेजमेंट होना चाहिए। एक चुनाव में जा रहे हैं ना सर, चुनाव में तो दोनों पार्टी होती हैं, बाकी भी होती हैं, तो जो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत थी कि बैलेंस चेक, वो एक सबसे बड़ा कारण एंड करें तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस का, देयर वाज नो मैनेजमेंट। When there is no organization, there cannot be a management also. जब आपका संगठन नहीं है, एक होटल चलाता है कोई आदमी, somebody heads a department, कोई फूड को है, कोई बेवरेज को हैंडल कर रहा है, कोई लिनन को कर रहा है, कोई रूम्स को कर रहा है, क्लीनलीनेस को कर रहा है, सबकी ड्यूटीज बांटी है, डिपार्टमेंट सब काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट ही नहीं थे, वी हैड नो डिपार्टमेंट। तो अब आप खुद ही बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एक अध्यक्ष हैं, या कुछ लोगों को और जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे नहीं। ये थॉट चलती है कि संगठन अगर बना दिया जाए तो आपस में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता, ये बात है ना कांग्रेस को, जितना मैं कवर करता हूँ, ये इस वजह से रोका गया था। डिवाइड कुछ नहीं करता है, संगठन बने हैं तो पहले कांग्रेस नहीं चलती। नहीं, ये विचारधारा थी ना सर इसी कांग्रेस के सर्कल्स में। आप क्यों डरे हुए हैं किसी से? वाई शुड द कांग्रेस हाईकमांड केयर फॉर इट? दे वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड। इसने हाईकमांड, आप ये कह रहे हैं कि हाईकमांड की अथॉरिटी डाइल्यूटेड थी? नहीं, अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज करते ना। कोई मान लिया आज मैं कांग्रेस छोड़ दूँ, ये मत सोचना सारी कांग्रेस को मैं अपनी जेब में ले जाके कहीं और डाल दूँ। पीपल हैव वॉकड आउट ऑफ कांग्रेस, पीपल हैव वॉकड आउट ऑफ बीजेपी ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति कांग्रेस छोड़ता है, बीजेपी छोड़ता है तो सारी पार्टी को जेब में डाल के ले जाएगा और कूड़ेदान में डाल देगा, ऐसा कोई नहीं है। संगठन सबसे बड़ा हुआ करता है, संगठन की शक्ति अपने आप में हुआ करती है। आप क्यों हेजिटेंट थे? क्या हो गया? किसी ने जाना था तो वो तो अपने नखरे फिर भी चल रहे थे, फिर क्या हो गया? इसलिए मैं नहीं मानता हूँ सर। वो बात आपकी ठीक है कि वो ये सोचते हैं कि ये नाराज ना हो जाए, वो ना हो जाए, सबको इफ यू वांट टू प्लीज ऑल यू कैन प्लीज नन। निश्चित आप सबको खुश नहीं कर सकते, और सबको खुश करने में लगोगे तो किसी को भी नहीं कर सकते। तो सर्जरी की तो बेहद सख्त ज़रूरत है, और मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस बेबाक अंदाज में बात करने वाले लीडर नहीं बचेंगे तो मीडिया क्या तो खबर दिखाएगी और क्या खबर पहुँचाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कितने दिन बचूंगा, मैं इस बात को सोच रहा हूँ। नहीं सर, वो तो आपका है, आपकी पार्टी का मामला है, लेकिन आपने फिर भी एक मर्यादा रखी है। लेकिन टॉपिक आपने बहुत अच्छे छुए हैं, जिसमें एक मैनेजमेंट की बात भी है, और कुलदीप शर्मा साहब का ये भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं मानना था, और ये पूरी चर्चा में इंटरव्यू से ज़्यादा वो पहलू भी छुए, और इसमें इंडिविजुअल्स की आपने बात नहीं की है, आपने जड़ पकड़ी है, आपने मुद्दा पकड़ा है, और जो सर्जरी करने की ज़रूरत, इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, कांग्रेस की बात, कांग्रेस की बात है। ये सारी है। ये मैं क्लोजिंग में यही कह रहा हूँ
हूं कि मुझे नहीं पता सर आपकी पार्टी में कैसे काम होता है कैसे नहीं होता, लेकिन आपके इंटरव्यू में एक चीज़ मुझे ज़रूर ये समझ में आई कि बाकी लीडर्स ने किसी को सीधा कहा हो, किसी को उल्टा कहा हो, एक बात इस इंटरव्यू में निकल कर आई है कि कांग्रेस को क्या क्या करने की ज़रूरत है एज ए कांग्रेस पार्टी। ये जानना है तो पुराने लीडर्स के पास ही आपको आना पड़ेगा, और पुराने लीडर्स के पास भी जाओ तो कम से कम इतने बेबाक होने चाहिए जो खुलकर आपसे बातचीत कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।